घर की जो टाइटल सर्च है वो कैसे निकलवाएं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होंगे। तो सबसे पहले जो घर की टाइटल सर्च होती है या प्रॉपर्टी की होती है, तो ये एक सर्च रिपोर्ट होती है जिसको कि कोई एडवोकेट निकालता है। इसको बोलते हैं हम टाइटल सर्च रिपोर्ट, या हम इसको लीगल सर्च रिपोर्ट ही बोलते हैं। इस रिपोर्ट का पर्पज़ होता है कि जो भी आपका प्रॉपर्टी का ओनर है उसकी पूरी हक है, यानी कि उसका टाइटल क्लियर है या नहीं, और वास्तव में वो उसका स्वामी है या नहीं, इस सब की जानकारी के लिए हम ये सर्च निकलवाते हैं। जो सर्च रिपोर्ट है उसके अलग अलग पर्पज़ हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो भी बैंक लोन लेते हैं हम प्रॉपर्टी पर या हाउसिंग लोन लेते हैं, तो उस केस में जो बैंक है वो आपकी प्रॉपर्टी की टाइटल सर्च रिपोर्ट निकलवाता है। और दूसरा, अगर हम खुद कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं अपने पैसे से, तो उस प्रॉपर्टी की हिस्ट्री हम जानते हैं, जिससे कि जो हमारा टाइटल है जब हम उसको खरीद रहे हैं वो अफेक्टेड ना हो और हम प्रॉपर उसके मालिक बने। तो जो खरीदार होते हैं वो भी इस प्रॉपर्टी का टाइटल सर्च निकलवाते हैं। तो ये दो मेनली पर्पस होते हैं टाइटल सर्च निकलवाने के आपकी प्रॉपर्टी के। अब जान लेते हैं जो ये टाइटल सर्च रिपोर्ट है उसको निकलवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जो भी रजिस्ट्री होती हैं इस प्रॉपर्टी से संबंधित, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी उसमें ट्रांजैक्शन हुए हैं प्रॉपर्टी में, उन सब रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी आपको एडवोकेट को देनी होती है सर्च रिपोर्ट निकालने के लिए। उसके बाद सभी सेल एग्रीमेंट, जो भी रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट या नोटराइज्ड एग्रीमेंट होते हैं प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले, उनकी भी कॉपी यहाँ पर आपको देनी होती है एडवोकेट को। इसके बाद नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्जन ऑर्डर, यानी कि जब कोई भूमि को हम नॉन एग्रीकल्चर यानी अकृषित भूमि घोषित करवाते हैं तहसील के द्वारा या कलेक्टर के द्वारा, तो उस केस में उस ऑर्डर का भी एक कॉपी यहाँ पर हमें देना होता है, जिससे कि वो ऑर्डर का डिटेल भी वेरीफाई किया जा सके। इसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी, काफ़ी जगह ऐसा होता है कि जो बेचने वाला होता है वो प्रॉपर्टी को अपने पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा बिकवाता है, या उसका कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होता है तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा किया जाता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो भी विक्रेता है उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो भी प्रॉपर्टी का ओनर है उसके बिहाफ पे वो प्रॉपर्टी का कोई भी ट्रांजैक्शन करता है। तो जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी है उसकी एक कॉपी भी आपको एडवोकेट को देनी होती है। अब जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी उसको वैलिड माना जाता है। इसके बाद म्यूटेशन का रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, जो भी प्रीवियसली उस प्रॉपर्टी के हुए हैं। जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर एग्रीकल्चर है तो उसके जो म्यूटेशन होता है वो तहसील के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में होता है, जिसको लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड ही बोलते हैं, या फिर यूपी उत्तराखंड में या काफ़ी जगह इसको खतौनी भी बोलते हैं। तो उसमें जब प्रॉपर्टी किसी के नाम पे बिक जाती है तो उसकी डिटेल उस प्रॉपर रिकॉर्ड में चढ़ जाती है। और जो शहरी प्रॉपर्टी है जहाँ पर नगर पालिका होती है उसका जो म्यूटेशन है वो आपके नगर पालिका में या नगर निगम में हो जाता है, तो उसकी भी एक यहाँ पर कॉपी आपको देनी होती है। इसके बाद जो भी अधिकृत अप्रूव्ड मैप है उस प्रॉपर्टी का, जो भी नक्शा है, वो आपको एक कॉपी देना होता है। वो किस अथॉरिटी से पास है ये भी डिटेल जो एडवोकेट है वो अपनी सर्च रिपोर्ट में लिखता है। साथ ही जो भी प्रॉपर्टी है उस पर अगर कोई टैक्स लिया जा रहा है किसी लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा, जैसे कि हाउस टैक्स हुआ या कमर्शियल टैक्स हुआ, तो उसकी भी एक नवीनतम रसीद आपको साथ में लगानी होती है। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी का ओनर है उसके नाम पे अगर घर में बिजली का बिल या हाउस टैक्स या फिर आपका पानी का बिल, इस तरह का कोई भी यूटिलिटी बिल है, तो उसकी भी एक लेटेस्ट कॉपी लगानी होती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देने होते हैं एडवोकेट को, तब उसके बेसिस से वो आपको प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल सर्च करके देता है। इसके बाद अगर हम बात करें जो भी डिटेल्स हैं टीएसआर यानी कि टाइटल सर्च रिपोर्ट में, वो जनरली क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट में आपकी प्रॉपर्टी की पूरी फुल डिटेल होती है, सर्वे नंबर, खसरा नंबर और प्लॉट नंबर के साथ, और साथ में उसका एरिया भी होता है जो कि सेल डीड में होता है, वो वेरीफाई किया जाता है। इसके साथ ही जो भी उसकी दिशाएं हैं, बाउंड्रीज़ हैं, और उन बाउंड्रीज की कितनी मेजरमेंट है, यानी कि किस दिशा में कितना लंबाई चौड़ाई है आपकी प्रॉपर्टी की, वो भी इसमें मेंशन होता है क्लियर कट। इसके बाद जो भी एनकम्बरेंस चार्ज या मॉर्टगेज चार्ज उस पर कोई अगर
पूरी हिस्ट्री में है, जब से आप उसकी सर्च रिपोर्ट निकलवा रहे हैं, अगर वो है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर दी होती है। कहीं किसी बैंक का चार्ज तो उस पर नहीं चढ़ा है। जनरली जो बैंक होते हैं वो 30 साल के लिए किसी भी प्रॉपर्टी का सर्च निकलवाते हैं, तो आप भी अगर अपने लिए निकलवा रहे हैं खुद के लिए, तो मैक्सिमम आप 30 साल के लिए तो निकलवाना ही चाहिए आपको। इसके बाद अगर सरकारी उसमें ड्यूज़ होते हैं पेंडिंग, जैसे कि कोई भी रेवेन्यू ड्यूज़ हुआ या स्टाम्प में कोई शॉर्ट हुई ड्यूटी वो हुई, प्लस कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के उसमें ड्यूज़ हैं या इनकम टैक्स का उस पर कोई चार्ज या लेन तो नहीं है, इसकी जांच भी जो एडवोकेट है वो करता है। उसके बाद चेन ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, जो भी जितनी बार प्रॉपर्टी बिकी है उसके क्या क्या ट्रांजैक्शनों में कब कब वो बिकी, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर देते हैं, और किसने किसको बेची, कितना एरिया बेचा, तो ये डिटेल भी पूरी इसमें चेन में लिखी होती है। जो पूरी हिस्ट्री है एक तरह से वो यहाँ पर एडवोकेट आपके सामने रखता है रिपोर्ट के माध्यम से। इसके बाद जो भी अलग अलग तरह के सरफेसी एक्ट या अदर क्रेडिट या एग्रीकल्चर क्रेडिट एक्ट होते हैं, क्या उस प्रॉपर्टी पर लागू होते हैं। अगर बैंक अपने लिए करवाता है टाइटल सर्च, तो वो इंश्योर करता है कि जो प्रॉपर्टी है उस पर आपका सरफेसी एक्ट या एग्रीकल्चर क्रेडिट एक्ट लागू हो, यानी कि उसको प्रोविज़न आपके प्रॉपर्टी पर लागू होता है, तभी बैंक आपको लोन देता है। तो इसकी जानकारी भी एडवोकेट अपनी रिपोर्ट में आपको देता है। फिर इसके बाद जो भी टाइटल होता है प्रेजेंट ओनर या फिर जिसके नाम पे प्रॉपर्टी, उसका टाइटल क्लियर, मार्केटेबल और विदाउट एनी एनकम्बरेंस है या नहीं, ये भी जो एडवोकेट है वो सर्टिफाई करता है। यानी कि जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वो भली भांति उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है और उसको उस प्रॉपर्टी पर सभी अधिकार प्राप्त हैं, इस तरह का डिटेल भी वहाँ पर दिया जाता है। साथ ही अगर किसी स्टेट में लैंड सीलिंग चल रही है या कभी रही है, तो उसके अंतर्गत क्या ये ज़मीन आती है, क्या लैंड सीलिंग के अंतर्गत आती है, या ऐसा कोई प्रोविज़न है जो इसकी खरीद फरोख्त को रोकता है, तो उसका डिटेल भी यहाँ पर एडवोकेट अपनी रिपोर्ट में देता है। इसके बाद लैंड यूज़ किस टाइप का है, वो जो प्रॉपर्टी है वो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है या एग्रीकल्चर है, इसका डिटेल भी जो एडवोकेट है वो अपनी रिपोर्ट में देता है। जनरली इस रिपोर्ट को निकालने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है एडवोकेट को, और इसकी जो जनरली फ़ीस होती है, अगर नॉर्मल चेन है उसकी 4-5 ट्रांजेक्शन ही है, तो उस केस में वो आपकी 2 से 4 हज़ार रुपये के बीच में ये हो सकती है, और ये प्लेस टू प्लेस डिफ़र करता है। अगर उसकी जो चेन बहुत लंबी है और कई सारी उसमें सेल डीड इन्वॉल्व हैं, तो उसकी जो फ़ीस है वो कुछ ज़्यादा हो सकती है, जो कि जा सकती है 5 से 6 हज़ार तक। और साथ में जो एडवोकेट है वो आपको इसकी सर्टिफाइड कॉपी भी, सारी जो सेल डीड हैं, खतौनी हैं, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड हैं, उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी है, उनकी भी एक सर्टिफाइड कॉपी साथ में इसके ला के देता है, जो कि आपकी सब रजिस्ट्रार से ट्रू कॉपी होती हैं, वो भी साथ में लगी होती हैं। तो इस तरह से कोई भी प्रॉपर्टी का आप टाइटल सर्च निकलवा सकते हैं बैंक के लिए या अपने खुद के लिए, अगर आप वो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। तो एक बेटर आइडिया है कि आप खरीदने से पहले कोई भी प्रॉपर्टी का एक टाइटल सर्च निकलवाएं और इंश्योर करें कि जो प्रॉपर्टी है जो आप खरीदने जा रहे हैं वो प्रॉपरली पहले से बिकी है और आप उसके प्रॉपर ओनर होंगे यदि आप उसे खरीदते हैं तो। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन या डाउट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।